हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पूरे 150 क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ विद मैपिंग के साथ। और इसके पहले हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी का कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी के 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके बाद जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस का हो या पुलिस का हो या आरओ का हो, वो इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। 90 से 95% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और इसी के एक्सप्लेनेशन से आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कायांतरित चट्टानों से दोस्तों। ठीक है, आग्नेय शैल से नहीं है, ये अवसादी शैल से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें, सबसे पहले आग्नेय चट्टानें ही बनी, तो ये सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, उसके बाद जो है अवसादी चट्टान, फिर कायांतरित चट्टानें। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान में महीन दानेदार संरचना होती है। ये गलत बात है। हम लोग देखते होंगे ना, पाताली चट्टानें, ये लेकोलिथ, लेपोलिथ, ये सब अंतर्भेदी चट्टानें, मतलब अंदर की चट्टानें हैं। तो ये बड़ी चट्टानें होती हैं। और जो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, जब मैग्मा निकलता है उसके ठंडे होने से लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो ये बड़े कण नहीं होते हैं। जो बाह्य आग्नेय चट्टान होती हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानें बाह्य कण होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका पूछा कौन सा सही है, तो पहला सही हो जाएगा केवल। ठीक है, चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं उत्पत्ति के आधार पर: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग देखते हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ठीक है, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पूछा जाता है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, डायोराइट और ग्रेब्रो है। ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होती है? स्थूल होती है, परत रहित होती है, इसमें परत नहीं होती है, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती हैं। अगर ये इतनी तप्त होती हैं कि इसमें जीवाश्म रहेगा ही नहीं। ठीक है, और ये स्थूल होती हैं, परत भी नहीं होती है। ठीक है, परत होगी तो परतदार चट्टानें हो जाती हैं। ठीक, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान होती है, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें लोहा और चुंबकीय लोहा पाया जाता है। निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, ये सब धातुएं पाई जाती हैं, जो कि खनिज भी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब आग्नेय चट्टानों का ही एक प्रकार है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट क्या होता है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। और बेसाल्ट कैसे उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी विस्फोट से। इसीलिए बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? काली होती हैं और लोहे की मात्रा भी इसमें पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानों में। ठीक है, ध्यान देना है। और ये पेग्माटाइट एक उदाहरण है। पेग्माटाइट क्या है? कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्रक निम्नलिखित में से किन चट्टानों में से प्राप्त होता है? तो वो कौन सा चट्टान है? पेग्माटाइट चट्टान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही क्वेश्चन का ये कवर हो रहा है बैकग्राउंड, इसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और पूछे भी गए हैं इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जितने पढ़े हैं इसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब देख लेते हैं आग्नेय चट्टानी पिंड। अब मैग्मा के ठंडे होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनती हैं। जैसे मैग्मा धरातल के बाहर भी ठंडा होगा, धरातल के अंदर भी ठंडा होगा। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है वो। ठीक है, अब अधिकांश जो चट्टानी पिंड होती हैं वो अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों से बनती है। मतलब अधिकांश जो मैग्मा होता है वो धरातल के भीतर जमता है और उससे अनेक प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है, हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बैथोलिथ हो गया, स्टॉक हो गया, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ये सब हो गया। ये सब अभी पढ़ेंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं आग्नेय चट्टानें जो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। कौन से? जैसे ग्रेनाइट किसमें परिवर्तित होती है? नीस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही साइनाइट नीस में परिवर्तित होती है, ग्रेब्रो सर्पेंटाइन में परिवर्तित होती है, बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है, और बिटुमिनस कोयला जो होता है वो ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब बैथोलिथ देख लेते हैं। बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, एक पातालीय पिंड है। पातालीय पिंड क्या होता है? जो धरातल के भीतर जमते हैं, गहराई में जमते हैं। ठीक है, उन्हें पातालीय पिंड कहा जाता है। तो बैथोलिथ उन सभी पिंडों में सबसे बड़ा और गुंबदाकार आकार का होता है। ठीक है, कैसे आकार का होता है? गुंबदाकार आकार का होता है, और इसमें देखना है मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और एग्जाम्पल इसका ध्यान देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ बहुत बड़ा बैथोलिथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, और इससे बड़ा एक कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ है।
उदाहरण है, ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है स्टॉक। अब जैसे बैथोलिथ होता है बहुत बड़े आकार का होता है, स्टॉक होता है छोटे आकार का। जो बैथोलिथ होता है ना, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। मतलब बैथोलिथ बड़े गुंबदाकार होगा और स्टॉक छोटा गुंबदाकार, लेकिन बना होगा ग्रेनाइट चट्टानों से। ये भी एक प्रकार का पातालीय पिंड होगा, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। लैकोलिथ हो गया। लैकोलिथ का मतलब हम लोग कंफ्यूजन होता है, लैकोलिथ क्या होता है। तो लैकोलिथ हम लोग कहते हैं ना, जब गर्मी ज्यादा होती है या बरसात ज्यादा होती है तो हम कहते हैं लेके आओ छाता, छाता लेके आओ। तो लैकोलिथ में बस एक चीज ध्यान देना है, गुंबदाकार रूप में जमता है लेकिन ये छतरी नुमा दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान देना, छतरी नुमा दिखाई देता है, ठीक, ये हो गया। और डी लैपोलिथ। लैप का मतलब गोद होता है, गोद होगा तो गोदी, जो हम लोग पलथी मार के बैठते हैं ना गोदी, तो गोदी क्या हो जाता है, तश्तरी नुमा हो जाती है गोदी, है कि नहीं। तो लैपोलिथ क्या हो जाता है, तश्तरी नुमा आकार की होती है, ठीक, ध्यान देना। फैकोलिथ, जब कोई चीज हम फेंक देते हैं तो फेंकते हैं तो लहरदार आकृति में बनती है, लहरती हुई जाती है नहीं, जब कोई चीज फेंकते हैं। तो फैकोलिथ क्या होती है, लहरदार आकृति में जमता है मैग्मा इसमें, ठीक है, ध्यान देना। और सिल, सा से सिल हो गया, सा से समानांतर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सिल किस में हो जाता है, सिल समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है, ठीक, ये हो गया। और डाइक क्या हो जाता है, डाइक, अब सिल डाइक विपरीत है। डाइक क्या होता है, मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का आग्नेय चट्टान पूरा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकता में पाई जाती है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है, ठीक है। एक उल्का पिंड है। उल्का पिंड क्या होता है कि उल्का पिंड एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसीय पुच्छ है, ये नहीं होता, वो तो पुच्छल तारा ही होता है। पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, यही हो जाएगा उल्का पिंड। और जो पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचता है, जो ऊपर हमको दिखता है ना, हम लोग कहते हैं तारा टूट गया, वो उल्का होता है, ठीक है। जो तारा टूट जाता है ना, वो उल्का होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। पांचवा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्व के पदार्थों के स्थायीकरण से बनी है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हो जाए, जैसे भूपृष्ठ हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ये सब पृथ्वी की आंतरिक परत है। तो विभिन्न घनत्व वाली परतों के स्थायीकरण से बनी हुई है, ये सत्य स्टेटमेंट है। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी, ये गलत बात है। अगर पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल के विकास में ऑक्सीजन की मात्रा थी ही नहीं दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। जो पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बना था वो भी हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना था, ठीक है। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन आता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। सिक्स्थ है, भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पी तरंग, जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं, पी तरंग ध्वनि तरंग के जैसी होती हैं, सही स्टेटमेंट है। और केवल ठोस के माध्यम से गुजर सकते हैं, ये वाला खंड गलत है इसका। ये केवल ठोस नहीं, केवल ठोस तो एस तरंग हो जाएगी, एस से सॉलिड, एस से सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे हो जाती हैं, ठीक है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। और ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी होती है, कणों के समानांतर चलती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाएगा। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर होती है, गलत हो गया, ऊर्ध्वाधर नहीं होती, समानांतर होती है। अभी बताएं ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है, एस तरंगे होती हैं, जो कि प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ लंबवत होती हैं ये। अभी केंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र पी और एस दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 सही हो जाएगा, ठीक है। सातवां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिमाण पैमाने को मर्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 से 12 में होती है। दोस्तों मर्केली स्केल 1 से 12 में तो होती है, लेकिन परिमाण नहीं मापती है। ये मर्केली स्केल दोस्तों तीव्रता मापन का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा और बहुत किताबों में भी आपको गलत मिल जाएगा इसका, ठीक है, छपा हुआ कि मर्केली स्केल तीव्रता, मर्केली स्केल परिमाण मापता है। और कह रहे हैं कि तीव्रता पैमाने को रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है, इसको 1/10 की सीमा में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों रिक्टर स्केल को 1/10 की सीमा में तो व्यक्त किया जाता है, पर तीव्रता नहीं मापता है, ये परिमाण मापता है। ध्यान देना है, हमको अधिकांश किताबों में, अधिकांश जगह हमको बहुत लोगों के मुख से आपको ये सुनने को मिलेगा कि मर्केली स्केल परिमाण मापता है और रिक्टर स्केल तीव्रता मापता है। क्योंकि हम लोग रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है, ये सब पढ़ते रहते हैं अमूमन, ठीक है, तो गलत है वो। रिक्टर स्केल
भूकंप का परिमाण मापता है, ठीक है, परिमाण, और तीव्रता मर्केली स्केल मापता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/10 जो है इसका निर्धारण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक संख्या अगर आगे बढ़ती है तो उसका जो विध्वंस होता है जो 10 गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका दोनों गलत हो जाएगा। और क्या पूछा, क्या सही है, तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है दोस्तों, ठीक। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टानों से होता है। दोस्तों, महासागरीय जो भूपर्पटी होती है उसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसकी मोटाई महाद्वीपों की तुलना से अधिक नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर होती है, ठीक है, और 0 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट फैला हुआ है, ठीक है, तो 8 से 10 ये हो गया। शेष महाद्वीपों की, मतलब महाद्वीपों की मोटाई जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन महाद्वीपों का जो घनत्व होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो कम होता है, वो 2.67 होता है, और महासागरों का घनत्व, महासागरीय भूपर्पटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है कि नहीं, मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैरता रहता है कि नहीं, यही कारण है, क्योंकि घनत्व अधिक होता है महासागरीय भूपर्पटी का। भूपर्पटी तथा मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर उसके दुर्बलता मंडल बनते हैं, गलत बात है। भूपर्पटी और मेंटल का जो 100 किलोमीटर का, मतलब मेंटल का ऊपरी भाग है, ये दोनों मिला करके ऊपर से 100 किलोमीटर तक का भाग क्या बनाते हैं, स्थल मंडल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, तो ये गलत हो जाएगा। बाह्य क्रोड, क्या पूछा, सही है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, ये सत्य स्टेटमेंट है और यही सही हो जाएगा, ठीक है। भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल बनाता है, गलत है, मेंटल का ऊपरा भाग और ऊपरी भाग और भूपर्पटी मिलकर के स्थल मंडल बनाता है, ठीक। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निकिल व लोहा, क्रोड, क्रोड हम लोग देखते हैं ना, भूपर्पटी क्रस्ट मेंटल कोर किसके बना, सियाल सीमा निफे, मतलब निकिल और फेरम मतलब फेरस मतलब लोहा, तो ये सही सुमेलित है, ठीक है। और पूछा कौन सा सही सुमेलित है, ठीक, तो यही सही सुमेलित है। सिलिका और निकिल भूपर्पटी सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। महासागरीय भूपर्पटी दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, ये भी सही है, ये सही है, मतलब बेसाल्ट मतलब जो महासागरीय भूपर्पटी होती है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, और जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है, और उसमें पाया क्या जाता है, महासागरीय भूपर्पटी में क्या पाया जाता है, सियाल सीमा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, तो इस हिसाब से ये भी सही है। अति भंगुर भाग भूपर्पटी का जो भाग होता है अति भंगुर होता है, सत्य बात है, ये यही सही है, तो इसमें पूछा सही सुमेलित, तो 1 2 3 हमारे हिसाब से सही सुमेलित हो जाएगा, ये बी वाला केवल गलत हो जाएगा। आप लोग इसका जरूर आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए दोस्तों। 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखियों के संदर्भ में सत्य है। अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व लसदार होता है, ये सत्य स्टेटमेंट है। अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जिसमें भी सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, और उसी से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि गाढ़ा चिपचिपा होगा तो फैल नहीं पाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे फैल नहीं पाएगा, ठीक, तो वो ऐसे जमता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे जमता चला जाएगा, तो एक पर्वतनुमा आकृति बन जाएगी, ठीक, ज्वालामुखी पर्वत की। अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हवाई द्वीप का मोना लोवा ज्वालामुखी, ये गलत हो जाएगा, मतलब पहला ही सही है, तो केवल पहला सही हो जाएगा। तो जो अम्लीय लावा शंकु का उदाहरण है वो पिलियन ज्वालामुखी है, पिलियन ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली कह सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, स्ट्राम्बोली, ये सब अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण है, ठीक। 11th है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती, गलत है, अभी बताए थे सात से समानांतर, सात से सिल समानांतर होती है, तो ये गलत हो जाएगा, डाइक लंबवत होती है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो पाताली शैल कहते हैं, धरातल पर नहीं पहुंचकर ठंडा, धरातल के भीतर पहुंचकर जब ठंडा होता है तो पाताली शैल, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत का जो दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसाल्ट लावा से के प्रवाह क्षेत्र निर्मित है, सत्य है, क्योंकि भारत का जो दक्कन का क्षेत्र है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। जब क्रिटेशियस काल में जब गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्व की तरफ विस्थापन होता है तो अफ्रीका के पास जो रीयूनियन द्वीप है वहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है और भारत की प्लेट पर, भारत की प्रायद्वीपीय प्लेट पर फैल जाता है वो ज्वालामुखी, इसलिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में
काली मृदा का ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, ये चीज ध्यान देना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमता है तो ज्वालामुखी शैल कहलाते हैं, गलत बात है। जब नीचे ठंडा होकर जमेगा तो पातालीय शैल कहलाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा और इसका ये वाला हो जाएगा। और जब धरातल के ऊपर जमता है तो ज्वालामुखी शैल कहलाता है। अभी ज्वालामुखी अम्लीय लावा शंकु बनता है ना, तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ये नहीं था, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी नहीं था, चंद्रमा का ज्वारीय बल था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और चंद्रमा के ज्वारीय बल के ही कारण महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम की तरफ हुआ था, तो ये सत्य है। और तो जब चंद्रमा का ज्वारीय बल आएगा तो सूर्य का ज्वारीय बल भी सत्य हो जाएगा, तो 3 और 5 सही हो जाएंगे। पृथ्वी का निर्माण नहीं दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन बल इसमें लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी का घूर्णन बल इसमें ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 13वां है, कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है बाह्य कोर दोस्तों, क्योंकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में और बाह्य कोर तरल अवस्था में। थोड़ा सा बाह्य कोर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोर दोस्तों 2900 से 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसीलिए कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों। अब बाह्य कोर के बारे में देख लेते हैं। बाह्य कोर 2900 से 5155 किलोमीटर तक है। बाह्य कोर का घनत्व 10 है, ठीक है, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका तापमान जो होता है 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चट्टानें द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि यह पृथ्वी का हीट इंजन है। यह चट्टानें द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि यह पृथ्वी का हीट इंजन कहलाता है तथा यह आंतरिक आणविक ऊर्जा मुक्त होते रहते हैं, ठीक है। यहां संलयन एवं विखंडन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, मतलब संलयित भी हो रही हैं चीजें और विखंडित भी हो रही हैं इनके अणु परमाणु, इसीलिए इसको हीट इंजन कहा जाता है। इसीलिए यहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में विमुक्त होती रहती है, ठीक है। और यहां पर इसके अतिरिक्त यहाँ रेडियोधर्मी विस्फोट भी होता रहता है। जाहिर सी बात है, जहां संलयन होगा, विखंडन होगा, दोनों क्रियाएं होंगी, वहां रेडियोधर्मी विस्फोट बहुत ज्यादा होगा। और तापमान उच्च एवं सापेक्षिक अध्यारोपित दाब कम होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आंतरिक कोर हम लोग देखते हैं, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में, क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान भी उच्च है और दाब भी उच्च है, इसीलिए वहां पर ठोस अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर तरल अवस्था होने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर तापमान तो उच्च है लेकिन दाब जो है सापेक्षिक रूप से कम है, इसीलिए वहां पर द्रव्य अवस्था में, तरल अवस्था में चीजें पाई जाती हैं। और यहां पर डायनोमिक प्रभाव के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। यही तो कह रहा है, कौन सी पृथ्वी की कौन सी परत जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं? तो बाह्य कोर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और डायनेमो प्रभाव भी होता है, इसीलिए, जिससे पृथ्वी में चुंबकत्व के गुण व्याप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। 14वां क्वेश्चन है, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताएं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण, ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल। सत्य स्टेटमेंट है, उन्होंने ध्रुवीय बल बताया, तब ध्रुवीय बल बताया और ज्वारीय बल बताया, ठीक है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है, जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल का कारण है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के, ये स्टेटमेंट गलत है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण ज्वारीय बल तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस ज्वारीय बल को प्रतिसंतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है, और उस अपकेंद्रीय बल के कारण जो पृथ्वी की आकृति है भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा ऐसे उभार टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ज्वारीय बल नहीं अपकेंद्रीय बल होगा, ठीक। होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है, मूल भाग में नहीं। होम्स ने संवहन धारा के सिद्धांत को मेंटल में प्रतिपादित किया था कि मेंटल में संवहनीय धारा सिद्धांत का उद्भव होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, केवल एक सही होगा इसमें से, ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट के संचलन से संबंधित नहीं है? भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, यह सत्य है, लेकिन पूछा गलत है। इनका पूर्वी सीमा किरथर श्रेणियों के अनुसरण करती है, गलत है। किरथर सीमा कहां पर है? किरथर सीमा पाकिस्तान में, तो पश्चिमी सीमा है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, अभी ऊपर बता चुके हैं, सत्य स्टेटमेंट है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र, मतलब सब दक्षिण जोन जो नीचे की तरफ गया है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। ये भी सत्य स्टेटमेंट, तो गलत कौन सा है? बी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निरूपण मतलब कौन सा कथन सही बताना है, ठीक है। निरूपण मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन है, निरूपण का मतलब मृदा घटक का नीचे की ओर परिवहन, ठीक है, सत्य है। संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन, ये गलत है,
खनिजों का नीचे की ओर परिवहन लीचिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। ठीक है, लीचिंग। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहते हैं। सत्य बात है, जब नमक का जमा होता है तो मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहते हैं। सत्य है, पहला और तीसरा इसका सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो संपोहन होता है ना, ये क्षैतिज तल पर ह्यूमस का और पदार्थों का जमा होता है, वो संपोहन कहलाता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। खनिजों का नीचे की ओर परिवहन क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। और संपोहन का जब मृदा में क्षैतिज रूप से वितरण होगा, क्षैतिज रूप से किसका वितरण होगा? ह्यूमस और पदार्थों का वितरण होगा, तो वो कहलाता है संपोहन दोस्तों। ठीक है, 17th है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य? प्रवाहित जल स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है, जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनालिकाओं का निर्माण करता है। सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, पार्श्व अपरदन से कई मानेड नाक वाले पनी प्लेन का निर्माण होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो मानेड नाक वाले पनी प्लेन का निर्माण होता है ना, ये पार्श्व अपरदन से नहीं होता है, ये होता है धारा अपरदन से। ठीक है, धारा अपरदन से मानेड नाक वाले पनी प्लेन का निर्माण होता है। घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण युवा अवस्था में ना होकर के प्रौढ़ा अवस्था में होता है। ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक, ये ध्यान देना। पार्श्व अपरदन में ये पार्श्व अपरदन प्रौढ़ा अवस्था में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, जो पार्श्व अपरदन के कारण ही तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, लेकिन पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में नहीं, प्रौढ़ा अवस्था में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट। 18वां है, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन केवल क्षोभमंडल में पाई जाती है। गलत बात है। ऑक्सीजन 128 से 124 किलोमीटर तक अंशतः थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गलत है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन आ जाता है 0.9%। ठीक है, ये भी गलत होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। ये सत्य स्टेटमेंट है, और इसका क्या हो जाएगा? केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 19वां, पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंग के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकिरित करती है। पृथ्वी लघु तरंग के रूप में नहीं विकिरित करती, पृथ्वी दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा को विकिरित करती है। और जो सूर्य से पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, वो लघु तरंग के रूप में होती हैं। हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो सूर्य से किरण आ रही है वो लघु तरंग के रूप में आ रही है, और जो पृथ्वी से परावर्तित हो रही है वो दीर्घ तरंग है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, तो पहला गलत होगा। सूर्य तप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। ये भी गलत है। उष्मा बजट क्या होता है? जितना आएगा उतना वापस जाएगा, तो आने वाला चीज अधिक हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो दोनों की मात्रा बराबर होती है, अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। ठीक, 20वां है, उपसौर की स्थिति क्या है? चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होती है, उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है तो उपसौर कहते हैं। तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है, उसे अपभू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, और अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी जो होता है 15.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अपसौर में। और उपसौर में निकटतम होती है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो नॉर्मल होता है वो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक, 21वां, उत्तरी गोलार्ध में ये घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। शीत ऋतु भी अत्यधिक ठंडी होती है। तो ये उपर्युक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं? तो ये शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, क्योंकि चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कह रहा है ये। ठीक है, और महाद्वीपों की आंतरिक भागों में कह रहा है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होता है? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होता है। और स्टेपी तुल्य जलवायु महाद्वीपों के बीचवे भाग में होता है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है स्टेपीज। ठीक है, ध्यान देना। और ये क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगा।
22वां है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है, महाद्वीपीयता, स्थानीय पवने और महासागरीय जलधाराएं सभी प्रभावित करती हैं। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं क्या है? टॉर्नेडो मतलब चक्रवात, ठीक है, इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं क्या है? वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता सत्य है, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ठीक है, वायु का प्रबल अभिसरण जो होता है तभी तो केंद्र में निम्न दाब होता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, है कि नहीं? तो ध्यान देना, तो ये सत्य हो जाएगा और यहीं पर ऐसे फिर गोल 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 ऐसे आकृति बनना शुरू हो जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन, ये भी सत्य है, तो डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है। गलत बात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर हो सकती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल और केवल सागरों में होती है, ध्यान देना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। गलत बात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक जो है विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो सही कौन सा है? तो ना तो 1 ना तो 2 सही है, ठीक। 25वां क्वेश्चन है, पक्षाभ मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका निर्माण 6000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। सत्य स्टेटमेंट है ये गोलाकार रूप में पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये गोलाकार रूप में नहीं पाए जाते, ये पतले और बिखरे रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और पक्ष का मतलब पंख होता है, ये पंख के आकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? केवल 1 सही हो जाएगा। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है? प्रकीर्णन उत्तरदायी है, अपवर्तन सही है, अभिवहन सही है, एल्बिडो भी सही है, ठीक है। तो चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन, एल्बिडो, ये सारी चीजें वायुमंडलीय के तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो इसका सभी सही हो जाएगा। 27वां, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बृहस्पति से संबंधित है ग्रेट रेड स्पॉट, ठीक है। ये विशाल चक्राकार होता है, स्थायी तूफान का क्षेत्र होता है, ठीक है। 28वां, बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, सत्य स्टेटमेंट है, और इसकी पुष्टि हब्बल टेलीस्कोप ने करी थी। 20वां है, इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व तो अनंत था। दोस्तों ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो क्या सत्य हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1930 में किया था, और एडविन हब्बल टेलीस्कोप ने जो इसकी पुष्टि की थी ब्रह्मांड के विस्तार की 1920 में की थी, ठीक है। 29वां, गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य स्थान है, गलत बात है, ठीक है। ये तारों के निकटतम जो है जो निवास योग्य स्थान है उसको गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत होगा। यह ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है, ये सत्य है, तो केवल और केवल 2 सत्य हो जाएगा। 30वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते, दोस्तों, ठीक है, गलत बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े रातें छोटी रहती, जबकि दूसरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते, गलत बात है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती, मतलब सीधी होती, तो दिन और रात बराबर होते, दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देना, तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। सही कौन सा है? ना तो 1 ना तो 2। 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो हिमस्खलन प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा, कीट संक्रमण भी प्राकृतिक आपदा है, तो ध्यान देना 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ये जो प्राकृतिक आपदाओं में वायुमंडलीय आपदाएं आती हैं, भौमिक आपदाएं आती हैं और जैविक आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो कीट संक्रमण जैविक आपदा आ जाती है, और जैविक आपदा भी प्राकृतिक आपदा का ही एक प्रकार है, दोस्तों, ठीक है। 32वां है, जापान में मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जापान द्वीपों का देश है जहां कटी-फटी तटरेखा पर बंदरगाह अवस्थित है, सत्य स्टेटमेंट है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है, ये गलत स्टेटमेंट है। जापान में समुद्र के किनारे जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, वहां पर समुद्र में जो है मछलियों के लिए उपयुक्त दशाएं बन जाती हैं, इसलिए वहां पर मछली पालन अधिक होता है, ना कि नदियों के कारण, ठीक है। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि और भोजन की कमी रहती है, ये भी सत्य है, तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? तो प्रशांत महासागर की धाराएं दोस्तों ओखोटस्क सागर है और क्यूराइल है, दोस्तों, ठीक है। और फ्लोरिडा की धारा, ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। फ्लोरिडा की धारा और नॉर्वे की धारा दोस्तों अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। 34वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है,
सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। और काली मृदा को स्व जुताई की विशेषता भी पाई जाती है काली मृदा में, ये भी सत्य है। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग काली मृदा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। काली मिट्टी दोस्तों, इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से अभी बताए हैं, सही बात है, क्योंकि जो काली मृदा का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट, एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और जीवांश भी उपस्थित होते हैं और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट भी उपस्थित होते हैं, इसलिए काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है। और इसमें कार्बनिक पदार्थों की भी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम वाला क्षेत्र, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली जैसे जिलों में, और राजस्थान का बूंदी एवं टोंक जिला में भी काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक। 35वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत बात है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम या शून्य होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, मतलब दोनों सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही। 36वां, महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों में से समृद्ध होती है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं, गलत बात है ये। पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर संसाधन भरपूर हैं तो समुद्री जीव भी वहां पाए जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो पहला केवल सही है। तो ये दोस्तों महाद्वीप, ये दोस्तों तट है पूरा, और ये जो तट के नीचे है ना, ये महाद्वीपीय मग्न तट है दोस्तों, ठीक है। ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ध्यान देना है। इसी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। और ये जो आ रहा है ये महाद्वीपीय मग्न ढाल है दोस्तों, ठीक है। ये ढाल है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं इसको, ठीक। और ये जो है अगाध गहरे सागरी मैदान कहलाए जाते हैं, ठीक है, ये कहना। और सर्वाधिक संसाधन दोस्तों यहीं पर पाए जाते हैं, है कि नहीं। देखिए समुद्र महाद्वीप के किनारे होगा तो यहीं पर सर्वाधिक संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मतलब महाद्वीपीय मग्न तट में, ठीक है। ये अबिस्मल प्लेन है, मतलब अगाध गहरे सागरी मैदान, मैदानी होता है नीचे, ठीक है। और ये ओशियोनिक रिज है, पर्वत टाइप की आकृति हो जाती है, ठीक है। और ये ओशियोनिक ट्रेंच है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा? मेरियाना ट्रेंच है कि नहीं। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है ये, ठीक है। तो टुंडा ट्रेंच हो गया, ये सब ओशियोनिक ट्रेंच हो जाते हैं। और ये एबिस्मल प्लेन यही हो गया, ये एबिस्मल प्लेन हो गया, ठीक है। 37वां है, मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? स्थलाकृति है दोस्तों। स्थलाकृति मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी, जलवायु भी, सूर्य का प्रकाश दोस्तों नहीं करता है, समय करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका 1, 2, 3, 5 आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 38वां है, नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है? तो वी आकार की घाटी का वृद्धावस्था में निर्माण नहीं होता। अभी वी आकार की घाटी, वी विक्ट्री युवा अवस्था में जीत का मजा अलग होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो वी आकार की घाटी का निर्माण युवा अवस्था में जब नदियां होती तब करती हैं। वृद्धावस्था में विसर्प का निर्माण करती हैं, जब नदियां ऐसे ऐसे जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे विसर्प का निर्माण वृद्धावस्था में होता है। प्राकृतिक बांध का भी निर्माण वृद्धावस्था में होता है, क्योंकि जब नदियां, उनका बहाव क्या होता है? बहाव धीमा होता है। और जब बहाव धीमा हो जाता है वहां पर जो उनके तरह गाद लाए जाते हैं, बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाए जाते हैं, वो सब जमा हो जाते हैं। और जब जमा हो जाता है तो फैल जाता है जमा, तो नदियों की धाराएं बट जाती हैं। तो प्राकृतिक बांध का कार्य वो करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 39वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, गलत बात है। ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रति क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी होती है। तो ये सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊपर वायु की सघनता कम हो जाती है, इसीलिए ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट केवल सत्य हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल पे, क्षोभ मंडल के ऊपर जो विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है 85 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, -85 डिग्री सेल्सियस का। ध्रुवों के ऊपर होता है वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर समताप मंडल के ऊपर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होता है मध्य मंडल के ऊपर जो है -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान आ जाता है दोस्तों, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात एवं शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है, सत्य स्टेटमेंट है।
पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? दोनों सत्य हो जाते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में जैसे तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े, अभी ऊपर बताए कि जैसे जैसे क्षोभ मंडल की जो नॉर्मल दशा है, नॉर्मल दशा में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। जब इसी नॉर्मल दशा का विपरीत हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तो होता है तापमान का व्युत्क्रमण, तब उसको कहते हैं व्युत्क्रमण। अब ठंडी है, ठंडी में क्या होगा? स्थल में है, स्थल ज्यादा ठंडा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्थल नहीं मिलेगा, तो स्थल जब नहीं मिलेगा तो ठंड कम होने लगेगी, इसीलिए ठंड कम होगी तो मतलब तापमान बढ़ेगा, तो मतलब तापमान बढ़ता है तो मतलब तापमान की व्युत्क्रमणता आ जाती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में स्थल मंडल के पास जो होता है ठंडी हवाएं एकत्रित होती हैं, इसीलिए यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, ये होता है तापमान व्युत्क्रमण। 41वां है, किसी भी स्थान वायु का तापमान निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है? वायु का तापमान किस कारकों से प्रभावित होता है? तो स्थान का अक्षांश से प्रभावित होता है, स्थान की ऊंचाई से भी प्रभावित होता है, गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के भी कारण प्रभावित होता है। तो ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 42वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एल्बिडो क्या है? पृथ्वी से सौर विकिरण को प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत, पृथ्वी के सौर विकिरण को प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत सत्य स्टेटमेंट। तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, तापमान में कमी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट की नॉर्मल दशा होती है, और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या होती है? ये वृद्धि होती है तापमान का व्युत्क्रमण, तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पार्थिव विकिरण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित लंबी तरंग विकिरण, ये भी सत्य है, तो 1 और 3 इसका बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइसोबार, बार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है, सत्य है। आइसो हाइट, महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, गलत हो जाएगी। आइसो हाइट का मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसो हाइट कहलाती हैं, और समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसो हेलाइन कहलाती हैं। ठीक है, आइसोथर्म टेम्परेचर हो गया, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोटिक, समान वायु की गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य, तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 44वां, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब का क्षेत्र, गलत है, ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, केवल 2 सही हो गया है कि नहीं। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का ऊपर की ओर स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है, ये सत्य स्टेटमेंट है। उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना ITCZ के स्थानांतरण से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे जैसे ITCZ का दक्षिण की ओर विस्थापन होगा, ऐसे ऐसे उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अभी बताते हैं। तो बल और दिशा को दाब प्रवणता बल भी प्रभावित करता है, घर्षण बल भी, कोरियोलिस बल भी, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही जाएगा। अगर लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा बल पवन की गति को प्रभावित करता है, केवल गति, तो दोस्तों कोरियोलिस बल नहीं होता उसमें, क्योंकि कोरियोलिस बल पवन की दिशा तय कर देती है। पवन को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मोड़ देती है कि नहीं कोरियोलिस बल, तो गति दिशा बदल देती है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मोड़ देती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अगर पवन की गति केवल आएगा तो कोरियोलिस बल नहीं होगा, जब दिशा आएगा तभी, जब दिशा आएंगी तभी कोरियोलिस बल का प्रभाव आएगा दोस्तों। ठीक है, 46 है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एल नीनो और एल नीनो या ला नीना, ठीक है, हम लोग अभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इसका। ठीक है, यह ठंडी विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है, ये एल नीनो। अच्छा देखिए, एल नीनो और ला नीनो हम लोग पढ़ते होंगे, हम लोग ये देखते होंगे एल नीनो हमारे लिए नुकसानदायक होती है क्योंकि एल लग जाता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं एल नीनो एल लगा देता है भारतीय जलवायु को। अब भारतीय जो जलवायु है, भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत को कृषि की आवश्यकता होती है। अब जो चीजें कृषि को दुष्प्रभावित करेंगी वो चीजें नुकसान देंगी, तो एल नीनो क्या करती है? कृषि को पर एल लगा देती है। ठीक है, मतलब वर्षा जो होती है, अब कृषि किस पर निर्भर होती है? कृषि वर्षा पर निर्भर होती है, तो एल नीनो वर्षा को कम कर देती है, वर्षा नहीं करती है, तो एल लग जाते हैं। तो ये देखना है, अब ये देखना, अब यहां से चीजें हमको समझनी है।
अभी तक हम एल नीनो और ला नीना, ला नीना जब आती है तो भारत में वर्षा आती है, लाती है, ला नीना लाती है वर्षा। तो अगर कंफ्यूजन होता होगा एल नीनो और ला नीनो में, तो यही ट्रिक से हम पहले समझ लेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से। ये ठंडी विषुवत-रेखीय जलधारा का विस्तार है। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अभी बताते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडल परिसंचरण का विरूपण होता है, ये सत्य है। ठीक है, अब पूछा कौन सा सही है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो बी और सी इसका सही हो जाएगा, मतलब केवल 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा एल नीनो और ला नीनो को समझ लेते हैं। ठीक है, ये सामान्य वर्ष में है, ये एल नीना के वर्ष में। दोस्तों एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है ये पेरू के तट पर होती है। ठीक है, ये पेरू के तट पर होती है। ठीक है, अच्छा एल नीनो गर्म जलधारा है। जब एल नीनो गर्म महासागरीय जलधारा है, और ये ध्यान देना जब ये गर्म महासागरीय जलधारा हो जाएगी तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, गर्म जो जलधारा होगी इसका वर्षा तो यहां हो जाएगी, है कि नहीं, वर्षा यहां हो जाएगी। और इसका जो व्युत्क्रमण होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रशांत महासागर है और ये हिंद महासागर है, दोनों उल्टे हो जाएंगे। अगर ये ठंडा हुआ तो ये गर्म होगा हिंद महासागर, अगर प्रशांत महासागर गर्म हुआ धाराओं की वजह से तो हिंद महासागर ठंडा हो जाएगा। अब जब अगर हिंद महासागर ठंडा हुआ तो भारत में वर्षा नहीं आएगी, अगर ठंडा, क्योंकि जो वर्षा होती है वो गर्म जलधारा से वर्षा प्रभावित होगी, है कि नहीं, तो ये ध्यान देना। तो एल नीनो क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। जब एल नीनो गर्म जलधारा और इसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर मतलब प्रशांत महासागर में होती है, तो इसका व्युत्क्रमण, इसका उल्टा प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ेगा, मतलब भारत के एल लग जाएंगे। ठीक है, और ला नीना क्या होती है, ला नीना मान लेते हैं ठंडी जलधारा होती है, मान लेते नहीं होती है। ला नीना जब ठंडी जलधारा होती है, तो जब ला नीना ठंडी जलधारा होगी तो प्रशांत महासागर में ठंड का प्रभाव होगा, मतलब ठंडक का प्रभाव होगा, और यहां पर सूखे की स्थिति आएगी। और जब यहां पर ठंडक का प्रभाव होगा तो इसके विपरीत हिंद महासागर में गर्म का प्रभाव होगा, गर्म जलधारा का प्रभाव होगा। और जब हिंद महासागर में गर्म जलधारा का प्रभाव पड़ेगा तो भारत में वर्षा होगी। इसीलिए कहते हैं एल नीनो एल लगा देती है और ला नीना वर्षा लाती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 43वां है, यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है, यह हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा करता रहता है, यह धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये होता है वर्षा स्तरीय मेघ दोस्तों। ठीक है, 48वां, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा। संघनन, जब जलवाष्प का बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है, और जिस ताप पर होता है उष्मांक कहलाता है। ठीक है, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए तो संघनन होगा, सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए तो भी संघनन होगा, यह भी सत्य है। और वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए तो नहीं संघनन होगा। जब जलवाष्प को वर्षा से हटा दिया जाएगा वर्षा के माध्यम से, तो जलवाष्प रहेगा ही नहीं। तो जलवाष्प मतलब वर्षा के बाद संघनन थोड़ी ना होता है, वर्षा के बाद फिर वाष्पीकरण होगा, तब संघनन होगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। 49वां है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, 50वां है, मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर बताएं। मानव भूगोल में क्या क्या सम्मिलित होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवास भूगोल शामिल होता है। ठीक है, ये शामिल होता है। मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास के साथ साथ आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल भी शामिल होता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। ठीक है, मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल का मतलब क्या हो जाता है, मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किन किन कारणों से पड़ेगा, सामाजिक कारण से पड़ेगा, सांस्कृतिक कारण से पड़ेगा, जनसंख्या के कारण से पड़ेगा, अधिवास निवास के कारण से भी पड़ेगा, आर्थिक कारण से भी पड़ेगा, ऐतिहासिक कारण भी होगा और राजनीतिक कारण भी होगा उसका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 51 है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वृक्षाकार अपवाह तंत्र, ठीक है, जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं से प्रभावित होती हैं तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। गलत बात है। जब नदियां पर्वत, मान लीजिए अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक है, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी। ठीक है, तो ये वृक्षाकार अपवाह तंत्र नहीं बनता है। जब नदियां पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं वो अरीय तंत्र बनता है। ठीक है, कौन सा, अरीय बनता है, अरीय अपवाह तंत्र बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वृक्षाकार अपवाह तंत्र कब बनता है, अच्छा, हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। ठीक है, जब वृक्ष के अनुसार नदियां
मतलब नदियों का विकास हो जाता है तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। और इसमें 2 चीजें और आती हैं आप लोगों को, जैसे अरी अपवाह तंत्र आप लोगों ने पढ़ लिया, वृक्षाकार अपवाह तंत्र। अब एक आता है जाली नुमा अपवाह तंत्र, ठीक है, जाली नुमा अपवाह तंत्र। जाली ऐसे ही तो बनती है, हम लोग पढ़ते हैं जाली ऐसे ही बनती है। इसका मतलब क्या होता है, जब 2 मुख्य नदियां, मान लीजिए गंगा यमुना नदी है, जब 2 मुख्य नदियां समानांतर रूप में बह रही होती हैं और उनमें मान लीजिए गंगा में, मान लीजिए यमुना में चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी मिल जाती है, समकोण पर मिलती है, और गंगा में सोन नदी मिल जाती है पटना में, ठीक है। तो जब 2 बृहद नदियां समानांतर रूप से बहती हैं और उनमें कोई नदी सहायक, उनकी सहायक नदी जब समकोण पर काटती है, समकोण पर मिलती है, तो जालीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। और एक अपवाह तंत्र अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र पढ़ना है। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, केंद्र मतलब जब हर तरफ से नदियां एक केंद्र की तरफ आती हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। 52वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण तब होता है जब 2 विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गमन करती हैं, तो हो जाता है भ्रंशोत पर्वत का निर्माण। सत्य स्टेटमेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजस भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है, ये भी सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही। भ्रंश पर्वत का जब ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, हॉर्स्ट पर्वत कहलाता है, और जो नीचे धसा हुआ भाग क्या कहलाता है, ग्राबेन कहलाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और जैसे भारत का सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज है, और जो फ्रांस का वासजस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, ये सब कैसे उदाहरण है, ये सब उदाहरण है भ्रंशोत पर्वत के, ठीक है। 53वां है, जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को क्या देखेंगे। जब हिमालय में यात्रा करेंगे गहरे गार्स देखेंगे, है कि नहीं, सत्य है। यू टर्न वाली नदियां हम लोग देखते हैं ना, ये मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश है, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश है, यही नामचा बरवा है, यही ब्रह्मपुत्र नदी आके यू टर्न लेती है, तो यू टर्न हो जाएगा नदी मार्ग। समानांतर पर्वत श्रृंखला हम लोग देखते हैं कि महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब देखते हैं समानांतर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और खड़ी ढाल और भूस्खलन भी होता है, ठीक है। तो चारों सही हो जाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है। 54वां है, किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं होती हैं। किस कारण से मतलब दिन और रात में भिन्नताएं होती हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो होता है लेकिन पूर्णता नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिएगा ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करना, वृत्ताकार कक्षा में तो ऋतु परिवर्तन का मामला है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की झुकी हुई परिक्रमा लग जाती है। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, धुरी पर घूमना नहीं, पृथ्वी का झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा, झुकी हुई धुरी पर, जब झुकी है पृथ्वी इसीलिए दिन और रात में अंतर हो जाता है दोस्तों, तो डी स्टेटमेंट इसका सही। 55वां है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होने का क्या कारण है। मतलब तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी भाग में क्यों तापमान अधिक होता है। तो जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, ये सत्य है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, ऊंचाई देखिए, महासागर गहरे होते हैं और महाद्वीप ऊंचे होते हैं, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान में कमी होती जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहा तापमान अधिक होने का कारण क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र में तेज हवाएं नहीं होती हैं, तटीय क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती हैं, समुद्रों में हवाएं तेज चलती हैं, है कि नहीं। भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी वर्षा, समुद्र के तट पर भारी वर्षा होती है, भीतरी इलाकों में नहीं, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना मुंबई केरल में बाढ़ आती रहती है, हालांकि जल निकासी प्रणाली वो अलग बात है, लेकिन तटीय क्षेत्र में वर्षा महाद्वीप भीतरी भागों से अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो केवल 1 इसका सही हो जाएगा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा दोस्तों अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। ये अंडमान यहाँ पर है, यहाँ निकोबार है, ये 10 डिग्री जा रहा है। और 8 डिग्री चैनल जो होता है ये मालदीव है, और यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल जाता है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय है, और ये लक्काद्वीप या लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहां पर 9 डिग्री चैनल जाता है, और 10 डिग्री चैनल हो गया। और दोस्तों 11 डिग्री चैनल यहीं पर कन्नानौर द्वीप है, और यहीं पर अमीनी द्वीप है, ठीक है। तो 11 डिग्री चैनल कन्नानौर द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच में। और बहुत इंपॉर्टेंट 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री जो है हमारे जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में बांटती है। 16 डिग्री चैनल गोवा से जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 57वां है,
कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तटरेखा के सबसे नजदीक है? तो अंतरराष्ट्रीय तटरेखा के सबसे नजदीक दोस्तों बेरिंग जल संधि है। ठीक है, ये है दोस्तों बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये देखिए ये बेरिंग जल संधि है, ये रशिया है, ये अलास्का है, यही से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे ऐसे करके ऐसे जाती है दोस्तों। ठीक है, और देख लेते हैं ये मलक्का जल संधि है, यहां पर मलक्का जल संधि आ जाएगा। ठीक है, मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में मलक्का जल संधि आ जाएगा। और ये सुंडा जल संधि आ जाएगी, ये सुमात्रा और बाली द्वीप, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में सुंडा जल संधि आ जाएगा। ठीक है, और फ्लोरिडा जल संधि दोस्तों ये है फ्लोरिडा, यूएसए का है ये फ्लोरिडा, यहीं से फ्लोरिडा जल संधि ऐसे जाएगी फ्लोरिडा द्वीप और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच में। ठीक है, अब 58 है एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एल नीनो ला नीना से कैसे अलग है, अभी ऊपर पूरा समझा चुके हैं, अब देखिएगा। ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। दोस्तों ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में ठंडा नहीं, विषुवतीय हिंद महासागर में ला नीना वर्षा लाती है, और जब वर्षा लाएगी तो गर्म प्रभाव उत्पन्न करेगा, गर्म महासागरीय तापमान होगा। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा इसका खंड देखिए, एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है, ये वाला खंड सही है एल नीनो वाला, क्योंकि एल नीनो उधर गर्म करता है और इधर ठंडा करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, एल नीनो एल लग गए, प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया, ठीक है सही है। लेकिन ला नीना मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ला नीना तो वर्षा लाती है, मतलब जलवायु पर प्रभाव तो डालेगी ही ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा कौन सा सही है, तो ना तो एक ना तो दो सही है, मतलब कोई नहीं सही है। 59 है, क्या कारण है कि पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक मजबूत और स्थायी हैं? ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में कम भूभाग है, इसीलिए उनको जो है अवरोध नहीं मिलते हैं। तो सही स्टेटमेंट अब कड़ाके से चलती हैं, चीखता साठा, प्रचंड पचासा, गरजती चालीसा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है, नहीं, दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल समान है, प्रभाव अधिक हो जाएंगे भले, ठीक है, लेकिन दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल समान मात्रा में लगता है। तो इसका स्टेट दूसरा गलत हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, 60 आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। एक परत है, कौन सी परत है, आयनोस्फीयर है। ठीक है, ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। रेडियो तरंगों का परावर्तन ओजोन परत नहीं करती है, आयनोस्फीयर की परत करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, सही स्टेटमेंट है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य, रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, है कि नहीं, फिर अवरक्त तरंगे, फिर दृश्य किरणें आ जाती हैं। ठीक है, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें आ जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये घटते तरंग दैर्घ्य हैं और बढ़ती आवृत्तियों के अनुसार हमने बताया है। ठीक है, तो इसका केवल और केवल दो सही हो जाएगा। ठीक, ये देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना में, ये है, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक आयन मंडल है। आयन मंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं। ठीक है, आयन मंडल में दोस्तों विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती, कौन कौन सी, ये DEFG 4 परतें पाई जाती हैं। डी में दीर्घ तरंगों का क्षेत्र है, ई मध्य तरंगों का क्षेत्र है, एफ लघु तरंगों का क्षेत्र है, और जी परत जो होती है लघु मध्यम दीर्घ सभी प्रकार के तरंगों का क्षेत्र है, मतलब परावर्तन वाला क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान देना है। और इसी को जो ये डी तरंगे दीर्घ तरंगों वाला, इसमें ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं ना परमाणु में बदल जाते हैं। और जो ई तरंगे हैं, ई तरंगे नाइट्रोजन को आयनित करते हैं, नाइट्रोजन अवशोषित करके नाइट्रोजन का आयनीकरण करती है ई तरंगे। और एफ तरंगों को एपलेटर लेयर भी कहते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, 61 है, सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरक पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है, सूक्ष्म सिंचाई से उर्वरकों को कम किया जा सकता है, सही बात है। यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, अन्य बहुत सारे साधन होते हैं। खेती के ड्रिप सिंचाई भी होती है कि नहीं, ये सब भी आ जाता है। खेती की कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है, ये सत्य है। तो पहला और तीसरा इसका सत्य हो जाएगा। 62वां है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाता है तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को अगर काट दें, जितने भी वर्षा वन काट दें, तो मतलब देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दो और पर्णपाती वन काट दो,
फिर दोनों को लगाओ तो पर्णपाती वन जल्दी ग्रो करेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ग्रो नहीं करेगा। हालांकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वर्षा बहुत ज्यादा होती है पर्णपाती वन वाले क्षेत्रों से, ठीक है, लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले जल्दी से नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी होती है। सत्य बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्षा होती है विषुवतरीय क्षेत्रों में, क्योंकि इसलिए उनका अपर्दन भी ज्यादा हो जाएगा, बहाव भी मिट्टी का ज्यादा हो जाएगा। जब बहाव ज्यादा हो जाएगा तो पोषक तत्व बह जाएंगे, इसीलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का दोबारा उत्पन्न होना, दोबारा ग्रो करना उतनी तीव्रता से नहीं हो पाएगा जितना पर्णपाती वनों का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। 63 नीचे दिए गए कथन में किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर 33% भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। सत्य स्टेटमेंट, यहीं से पता चल गया होगा प्रशांत महासागर है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। सही बात है, मेरियाना ट्रेंच है कि नहीं, सबसे गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। सत्य, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। 64 है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है? तो ऊपर दिया गया विवरण मक्का से संबंधित है। मक्का दोस्तों खरीफ की फसल है, खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग होता है, चारे के रूप में भी प्रयोग होता है, जानवरों को भी चारा मिलता है और वाणिज्यिक उत्पादन भी होता है इसका। वाणिज्यिक मतलब औद्योगिक रूप से भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन मक्का से, गन्ना से, चुकंदर से बनते हैं ना, प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन जो बनाया जाता है, तो इसका जो है औद्योगिक उत्पादन भी हो जाता है, ठीक है। 5th है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। सत्य स्टेटमेंट, चाय भारत में दार्जिलिंग में भी उगता है, दक्षिण भारत में भी उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी उगाया जाता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, ये भी सत्य है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं, तो ये भी सत्य है। तो डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम चाय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अब देखिए, चाय दोस्तों जिस पेड़ से प्राप्त होती है उस पेड़ का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस नाम है, ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस। ये सब हमारा नोट्स बना हुआ है, ठीक है, पहले से। और चाय की उत्पत्ति मानी जाती है चीन से मानी जाती है, 5000 वर्ष पहले चाय की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी जलवायु के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आवश्यक है, अभी क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। और भारत चाय में प्रथम उपभोक्ता, बहुत भारत के लोग जनसंख्या इतनी चाय शौकीन है, लोग चाय खूब पीते हैं, तो भारत चाय का प्रथम उपभोक्ता है। अब जब इतना उपभोग कर लेंगे तो निर्यात कितना करेंगे? चौथा निर्यातक है, ठीक है। और उत्पादन में दूसरा, उत्पादन में सबसे ज्यादा चीन है, ठीक है। और इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 150 से 300 डिग्री सेल्सियस, 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और मृदा अम्लीय होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कैल्शियम नहीं होनी चाहिए उस मृदा में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और पूछा गया है क्वेश्चन ये टी बोर्ड के बारे में। टी बोर्ड, चाय बोर्ड का गठन जो है वो एक सांविधिक निकाय है और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 1+30, और 3 वर्षों के लिए गठन होता है इनका, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, और हेड ऑफिस इसका कहाँ है? कोलकाता में है। और विदेशों में भी इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई में खोला गया और मॉस्को में भी खोला गया है, ठीक है। 66 है, रबड़ की फसल से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, सत्य बात है। भारत में रबड़ आया था ब्राजील से। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता है, गलत है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं, 200 सेंटीमीटर लगभग इसके लिए वर्षा चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका केवल सत्य हो जाएगा। यह ब्राजील से भारत में 1876 में लाया गया था दोस्तों, ठीक है, त्रावणकोर में लाया गया था, त्रावणकोर, ठीक है, ध्यान देना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर केरल के कोट्टायम में है, और केरल सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है, ठीक है, ध्यान देना है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में सत्य है? बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति करती हैं, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती, ये भी सत्य है। तो इसका सभी सत्य हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। 68 है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों, और ब्रोमीन पाया जाता है। अभ्रक नहीं पाया जाता, तीसरा नहीं पाया जाता, तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान देना है। 69 है, प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ग्रेट लेक मतलब वो 5 झील हैं, ठीक है। तो सत्य स्टेटमेंट है। प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल, ये भी सत्य है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त तो सभी सत्य हो जाएगा। घास के मैदान 2 रूप में होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान जिनको प्रेयरी कहा जाता है और उष्ण घास के मैदान जिनको सवाना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं इनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों, सवाना मैदान, ठीक है। और जो इनके ऊपर होते हैं मतलब उपोष्ण कटिबंधीय में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है। अब देख लेते हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, लानोस वेनेजुला में पाया जाता है। देखिए इन तीनों के बीच में जो आएगा वो सब उष्ण कटिबंधीय मैदान हो जाएंगे। लानोस हो गया सेल्वास पेरू में पाया जाता है, कैंपोस ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है, और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान। ये प्रेयरी रह जाता है, प्रेयरी अमेरिका में फैला हुआ है, यहीं से दोस्तों ये रॉकी पर्वत जाता है और यहीं पर ग्रेट लेक्स आ जाता है। तो अभी ये सही है कि रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक्स के बीच में प्रेयरी घास के मैदान है, ठीक है, सत्य है। और ये पुष्टाज हंगरी में आ जाता है, ये भी सत्य है। और स्टेपीज दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्र में आ जाता है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और टुंड्रा वनस्पति आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पंपास अर्जेंटीना में आ जाता है, यहाँ वेल्ड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आ जाता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में आ जाता है, ठीक है। और ये जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के एकदम बीचों बीच से जाती है मकर रेखा, ठीक है। 70 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। तो मिसिसिपी नदी का है, सस्केचुआन नदी का है दोस्तों, दोनों का है। हडसन नहीं है, लॉरेंस नदी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक। देखिए अमेरिका महाद्वीप का मैप है, यहीं पर देखिए ये प्रेयरी घास का मैदान हो जाएगा। यहीं से ये देखिए मिसिसिपी नदी बह रही है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मिसिसिपी नदी इतास्ता झील से निकलती है, ठीक है। और यहीं से सस्केचुआन नदी भी है, यहीं पर ये सस्केचुआन नदी है और यहाँ पर विनिपेग झील है, ठीक है। विनिपेग झील में मिल जाती है सस्केचुआन नदी, तो उसी का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। और ये जो हडसन नदी थी, हडसन नदी यहाँ पर न्यूयॉर्क के पास में है, ठीक है। ध्यान देना हडसन नदी कहाँ है, न्यूयॉर्क के पास में है, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों ये है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। और सेंट लॉरेंस नदी ये जो 5 झीलें ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो से जो है सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक। 71वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता के बीच अंतर कम पाया जाता है, सत्य स्टेटमेंट है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालते हैं, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सही है, दोनों कथन सही है। 72वां है, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है, सत्य है। प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और तीसरा है, वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो मतलब तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब मानव विकास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सूचकांक है जिसका प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया। और इससे जो जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक पाकिस्तान के और अमर्त्य सेन भारत को, अमर्त्य सेन जिनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, ये दोनों यूएनडीपी, ये दोनों मानव विकास सूचकांक के विकास के लिए जिम्मेदार थे दोस्तों, मतलब श्रेय दिया जाता है इनको, ठीक है। और यूएनडीपी का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1965 में होती है, ठीक, ध्यान देना है। और मानव विकास सूचकांक इसमें 3 चीजों सम्मिलित होते हैं, 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक को 1990 से जारी किया जाता है और इसमें जो 2023 का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत का जो स्थान था 132वां स्थान था, ठीक है, 191 देशों में, ठीक है। 73rd है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है, गलत बात है। केवल बाह्य प्रभाव नहीं होता, आंतरिक प्रभाव भी होता है, जलवायु प्रभाव भी होता है, अनेक प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां होती हैं, सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। तो केवल दूसरा सत्य हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, महासागरीय जल स्थिर ना होकर के गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व।
महासागरीय जल गतिमान होने का क्या कारण है? गतिमान होने का भौतिक विशेषताएं भी हैं, गतिमान होने का जो कारण है भौतिक कारण भी है, और उसमें तापमान भी है, खारापन भी है, घनत्व भी है, और बाह्य बल भी कारण होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु, ये सब कारण भी होते हैं। ठीक है, ये प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान की जाती है। और महासागरीय जल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गति करता है। और ऊर्ध्वाधर गति मतलब ऐसे हो गया, क्षैतिज गति ऐसे हो गया। महासागरीय धाराएं व लहरें, जो महासागरीय धाराएं होती हैं व लहरें होती हैं वो क्षैतिज होती हैं। ठीक है, क्षैतिज गतियां होती हैं। और जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा दोस्तों एक निश्चित ज्वार भाटा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर गति होती है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, अब 74 है, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं, ये सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखिए, निम्न मतलब निम्न और मध्य अक्षांश, यहां तक हो गए, निम्न और मध्य अक्षांश। ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि महाद्वीप, ये महाद्वीप है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये देखिए ठंडी जलधारा है, और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ये देखिए गर्म जलधारा है, तो दोनों सही हो जाएगा। और देखिए उच्च अक्षांश है। ठीक है, उच्च अक्षांशों पर जो महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है, यहाँ ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है, कोई कहने की बात नहीं है, सत्य स्टेटमेंट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है, गलत है। जब विविधता बढ़ेगी तो संख्या भी बढ़ेगी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सत्य पूछा तो केवल एक सत्य हो जाएगा। 76 था, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? लवणीय दलदल सही है, ज्वारी सक्रिय खाड़ी सही है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा ये नहीं सही है, ये आवश्यक नहीं है। पंक मैदान सही है, तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। डी स्टेटमेंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं? मृदा अपरदन से क्या क्या हो जाता है? मृदा अपरदन से नदियों के जल प्रवाह की क्षमता में कमी आती, सही है। नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती, ये भी सही है। मृदा की उर्वरता में कमी आती, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 78 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोगों के यहाँ जो पाई जाती है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, सत्य स्टेटमेंट है। ये उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, गलत है। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसको, तो कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य हो जाएगा। 79 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती, सही है, क्योंकि कांटेदार है कि नहीं? बबूल हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, है कि नहीं, खेजड़ी हो जाएगा, ये सब आ जाते हैं इसमें। इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया है, और उसके बाद राजस्थान का क्षेत्र हो जाता है, पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं, सत्य स्टेटमेंट है। तो तीनों इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बबूल, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, ये सब। पलाश भी दोस्तों कांटेदार वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो होता है उत्तर प्रदेश का, वो पलाश का फूल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ से। ठीक है, 80वां है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वनस्पति का सही क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर दोस्तों क्या होती है? लाइकेन होती है, तो लाइकेन हो जाएगी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब ए और डी में कोई सही है। और पर्णपाती वन और आर्द्र शीतोष्ण वन में पर्णपाती वन पहले आएगा, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पर्णपाती वन पहले आएगा, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन आएगा, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन आएगा, फिर लाइकेन आ जाएगा। ठीक है, 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात एवं शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, सही है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो मतलब दोनों सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो दोनों, ना तो एक ना तो दो। पूछता कौन सा सही है, तो दोनों सही हो जाता। पूछा कौन सा गलत है, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ऐसे करेंगे। 82वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह स्थान जहां ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप का उद्गम क्षेत्र कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। उद्गम, उद्गम हुआ है तो क्योंकि ऊर्जा विमुक्त हुई है, सही स्टेटमेंट है। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपी तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, गलत है, भूकंप अधिकेंद्र पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा केवल। ठीक है,
83वां है मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डेल्टा पंजाकार होता है, सत्य स्टेटमेंट। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है, ये भी सत्य है। तो सही कौन सा हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी नदी यहाँ पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। ओहियो नदी एक ऐसे आती है जो उसकी सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। 84वां है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में स्थित है? रॉकी पर्वत स्थित है, हेनरी पर्वत भी स्थित है, सियरा नेवादा पर्वत भी स्थित है। तो तीनों पर्वत स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, देखिए ये सियरा नेवादा पर्वत है, ठीक है, ये हो गया। और रॉकी पर्वत ऐसे है ही दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 85 ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है दोस्तों, ये सत्य स्टेटमेंट है। यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में भी है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों से दोस्तों इन्होंने आंसर ये पश्चिम में अवस्थित पहला स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिख के बताइएगा दोस्तों। अब ये है, देखिए दोस्तों, अमेरिका का मैप, ये ग्रेट बेसिन है, ये रॉकी माउंटेन। अब कह रहा है ना रॉकी माउंटेन के पश्चिम में सियरा नेवादा ग्रेट बेसिन है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रेट बेसिन है ये सियरा नेवादा पर्वत जो है और कोलोराडो पठार के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वासचक रेंज भी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना, ये वासचक रेंज है। और एक वासजस पर्वत, वो वासजस पर्वत कहाँ है? वासजस पर्वत यूरोप में है, ठीक है, ध्यान देना ये। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। तो आसिमा है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ये ही सत्य हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी दोस्तों, ठीक है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ये पेंटागोनिया का पठार है, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान देना है। 87 है अमेजन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सेल्वास है। गलत बात है, पर्वतीय वन नहीं है। अमेजन नदी बेसिन में विश्ववीय वर्षा वन है, उनको सेल्वास कहा जाता है। और मेडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों ब्राजील, ये अमेजन पूरा है, ठीक है, अमेजन द्रोणी है। यहीं पर ये जो वन पाए जाते हैं ये विश्ववीय वर्षा वन है जिनको सेल्वास कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इनको कठोर तने होते हैं जिनको लियाना की लताएं भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 88 है जिब्राल्टर जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है दोस्तों, गलत बात है। जो जलसंधियां होती है, जलसंधि जल को संधित करती है, जल को मिलाती है और स्थल भाग को अलग करती है, तो गलत हो जाएगा। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग नहीं करती है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जलसंधि वो बाबल मंडो जलसंधि, जिसको आंसुओं वाली जलसंधि भी कहा जाता है। ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। ये जलसंधि यहीं पर है, जिब्राल्टर जलसंधि दोस्तों, ठीक है। ये क्या करते हैं? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है, जबकि स्थल भाग को, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर ये लाल सागर है और एक गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। और यहीं पर बाबल मंडो जलसंधि है और बाबल मंडो जलसंधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 89 है सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है, सत्य स्टेटमेंट है। यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर स्थित है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो सही कौन सा है? तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा सुएज नहर के बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण 1869 में हुआ था और एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड डी लेपेप्स ने किया था, ठीक है। और इस नहर की लंबाई चौड़ाई छोड़िए, इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद है। इसमें 4-5 पोर्ट हमको ध्यान रखना, पोर्ट सईद है तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज है। मतलब सागर ऐसे, यहाँ पर पोर्ट सईद है और यहाँ पर पोर्ट सुएज है, ठीक है। इस नहर के उत्तरी भाग में टिम्सा झील है, दक्षिणी भाग में ग्रेट बिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं और इस नहर के पश्चिम के किनारे पर इस्माइलिया नगर भी स्थित है, ठीक है। और 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो कुल मिला के पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज, लिटिल टिम्सा और ग्रेट बियर हमको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 19th है माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है, सही है। यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, गलत है। ये अफ्रीका महाद्वीप में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ये किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है, सत्य स्टेटमेंट है, ठीक। ये किलिमंजारो है, ये तंजानिया है, ठीक है। यहीं पर किलिमंजारो है और यहीं पर कहवा की खेती होती है दोस्तों, ठीक है। 91 उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी झील के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? मिनसेटा, डेट्राइट, हैमिल्टन। केवल डेट्राइट है दोस्तों, ठीक है, डेट्राइट हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा।
ये है 5 बड़ी झीलें अमेरिका की, जिसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, फिर मिशिगन झील है, फिर ह्यूरॉन झील है, फिर ये इरी आ जाता है, फिर यहाँ पर ओंटेरियो आ जाता है। ये वही ओंटेरियो झील है जिसमें से सेंट लॉरेंस नदी निकल रही है। ये रही सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, ओंटेरियो नदी, ठीक है। और ओंटेरियो नदी ये है इरी झील के ही तट पर, ये देखिए क्लीवलैंड है, ये बफेलो है और ये डेट्रॉइट है। ये 3 शहर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मिशिगन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशिगन के ही किनारे दोस्तों ये शिकागो है। ये शिकागो यही है जहां पर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपना धार्मिक भाषण दिया था दोस्तों, जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, यही शिकागो है, ठीक है। ध्यान देना है ये सब चीजें। 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नज़का टेक्टोनिक प्लेट का पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार सत्य है। दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैल बुको 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा, यह भी सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। यह है अमेरिका महाद्वीप पूरा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये है, इसमें 3 प्लेटें हमको ध्यान देना, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट और नज़का प्लेट, ठीक है। इसी नज़का प्लेट जब पूर्व की ओर विस्थापित हो रही है तो यहीं से एंडीज पर्वत के निर्माण में भी इसका योगदान है दोस्तों, और वही स्टेटमेंट ये कह रहा है। 93 है, अफ्रीका एवं यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट, अफ्रीकन और यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण में मुख्य कारण क्या है। अफ्रीकन और रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण में यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिका में स्थित है, सत्य है। उच्च दाब में ही रेगिस्तान का निर्माण होता है। यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है, यह गलत है। गर्म समुद्री धाराओं में वर्षा होगी तो रेगिस्तान होगा ही नहीं। गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में नहीं रेगिस्तान का निर्माण होता है। रेगिस्तान का निर्माण ठंडी समुद्री धाराओं के निर्माण में होता है, ठीक है। तो केवल एक सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो रेगिस्तान के निर्माण के लिए उपोष्ण कटिबंधीय का प्रभाव होता है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव होता है, जट धाराओं का भी प्रभाव होता है, उच्च दाब केंद्र का भी प्रभाव होता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं बनती हैं, ठीक है। उसका भी कारण रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण में होता है। ठंडी जलधाराएं होती हैं और व्यापारिक पवनों का अपतटीय होना, व्यापारिक पवनें तटों से जब दूर बहती हैं तब निर्माण होता है रेगिस्तानी बेल्ट का दोस्तों, ठीक है। 94, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा नहीं, केवल सर्दियों में वर्षा नहीं, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम नहीं, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम होता है, ये सत्य है। तो डी ऑप्शन सही है। 95 है, भौगोलिक विशेषताएं क्षेत्र कौन सा बताना सही सुनिए। एबिसिनियाई का पठार अरब में नहीं है, एटलस का पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, यही सत्य है। और गुयाना हाईलैंड्स दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है, तो ये गलत हो जाएगा। ओकावांगो बेसिन पेंटागोनिया में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में है। ये हो गया इथियोपिया की उच्च भूमि, ये है एटलस पर्वत, ठीक है। एटलस पर्वत ये है और यहीं पर ये एंटी एटलस, उच्च एटलस, मध्य एटलस और टेल एटलस है, ठीक है। और ये एटलस की सबसे ऊंची चोटी टॉबकल है, टॉबकल एंटी एटलस पर है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये है ओकावांगा बेसिन, ओकावांगा बेसिन, ठीक है। ओकावांगा बेसिन ये कालाहारी मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना देश में है। बोत्सवाना देश में ही कालाहारी मरुस्थल भी है, ओकावांगो बेसिन भी है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये दक्षिण अमेरिका की जो उच्च भूमि है इसी को गुयाना उच्च भूमि कहते हैं। ये है वेनेजुएला में है, ठीक है, गुयाना उच्च भूमि। वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना में है गुयाना उच्च भूमि फैली हुई है, ठीक है। 96 है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। तो पृथ्वी का घूमना समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, हवा का दबाव और हवा भी प्रभावित करता है, समुद्र में की पानी का घनत्व भी प्रभावित करता है, ठीक है। और पृथ्वी की क्रांति का मतलब पृथ्वी की परिक्रमण गति नहीं करती है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति करती है, पृथ्वी का घूर्णन करती है, ठीक है। तो चौथा नहीं होगा, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 97 है, हवा का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्ट विशेषता है। तो हवा का मौसमी उल्टाव दोस्तों मानसूनी जलवायु की विशेषता है, ध्यान देना है। 98 है, कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो कंटूर मेड़बंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रेगिस्तानी किनारे तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं, निचले समतल मैदान जलधाराओं में यहां भी नहीं किया जाता है, झाड़ियां खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो कंटूर मेड़बंदी का जो मृदा संरक्षण की तकनीक है इसका प्रयोग दोस्तों ढाल युक्त भूमि पर किया जाता है। ढाल युक्त भूमियां जो होती हैं उसमें पेड़ लगा करके किया जाता है, ठीक है, पेड़ लगा कर दिया जाएगा और ढाल पर जो है पत्थर रख दिया जाता है ताकि मृदा अपरदन कम हो। इसी को कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण को समोच्च जुताई विधि भी कहते हैं, ठीक है। 99 था, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलडमरू को द्वारा अलग होता है। अब देखिए जिब्राल्टर जलडमरू द्वारा कौन सा देश अलग होता है, मतलब भूमियों को अलग करता है, भूमि को अलग करेगा और जल संधियों को जोड़ेगा। तो यहाँ पर
यहाँ पर स्पेन है और यहाँ पर मोरक्को है, तो दोनों को अलग कर रहा है। तो मोरक्को और स्पेन को अलग कर रहा है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर भूमध्य महासागर को जोड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वह लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण दोस्तों लीचिंग क्रिया के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और वर्षा में लीचिंग की क्रियाएं ज्यादा होती हैं, और इसी में बॉक्साइट भी पाया जाता है। 101वां है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य दोस्तों 1907, 1836, 1937, 1800। तो 1937 में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था। तो तीसरे का 4 हो जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1907 में दोस्तों इसका नाम संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 1836 में जो इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 के बाद आता है 1877। 1877 में जो इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम प्रांत में आगरा और अवध जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 2 7 जोड़े हैं तो आगरा और अवध जोड़ दिया गया, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1877 के बाद 1907 आता है। 1907 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रख दिया जाता है, उत्तर पश्चिम हटा दिया जाता है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रख दिया जाता है, और 1937 में आगरा और अवध को हटा करके संयुक्त प्रांत रख दिया जाता है, ठीक है। और जब भारत आजाद हो जाता है तो इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है। 107वां, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है दोस्तों, ठीक है, मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल हॉकी है, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण अवशेष के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए? तो लोहदा नाला से प्राप्त हुए, ठीक है। बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया घाटी से केवल और केवल पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 105वां है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो ये हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था, और इसका दमन किया था निकलसन और हडसन ने दोस्तों, ठीक है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था, और कैंपेबल ने इसका दमन किया था। का से कानपुर, का से कैंपेबल हम लोग याद कर सकते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, और हेनरी लॉरेंस, ला से लखनऊ, लॉ से लॉरेंस ने इसका दमन किया था। और कैंपेबल, कानपुर लखनऊ में दूरी कितनी है? तो कैंपेबल जो है कानपुर से दबा करके लखनऊ चले आए, है कि नहीं? तो लॉरेंस और कैंपेबल दोनों ने लखनऊ में किया। झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और हीरोज ने इसका दमन किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली, और इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, और नील ने इसका दमन किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, और दबाया था किसने? टेलर और आयर किया था। पूरा नाम नहीं याद रखना है, टेलर और आयर, ठीक। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका जो है नेतृत्व किया था, और हडसन ने इसका दबाया था। बरेली हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाता है, और हडसन दिल्ली में करते हैं, और दिल्ली से दबा करके बरेली चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और कर्नल नील ने इसका दमन किया था। इलाहाबाद, और इलाहाबाद से दमन करके कर्नल नील जो है फैजाबाद चले आए। दूरी कितनी है? पास में ही है, ठीक है। और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया था नेतृत्व, और इसका दमन किया था रेनल्ड, ठीक है। 106, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो सबसे अधिक राज्यों को सोनभद्र स्पर्श करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं है कहीं सोनभद्र दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर सोनभद्र हो जाएगा। 107वां है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी में बुलंदशहर सम्मिलित है, हापुड़ सम्मिलित है, शामली सम्मिलित, सिद्धार्थनगर नहीं सम्मिलित है, तो इसका आंसर सिद्धार्थनगर हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित है। कौन कौन से? शामली सम्मिलित है, शामली सम्मिलित है, मुजफ्फरनगर सम्मिलित है, बागपत है, मेरठ भी है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गाजियाबाद हापुड़ हो गया, और गौतम बुद्ध नगर है, और बुलंदशहर भी है, ठीक है, ध्यान देना, बुलंदशहर भी है। 108वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, जो कि कहां हुई है? वो प्रयागराज में हुई है, ठीक है। 109वां है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा गाजियाबाद है, और सबसे छोटा बागपत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज है, ठीक है, ध्यान देना है। 110वां है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं है दोस्तों, ठीक है। वैधानिक नगर मतलब ऐसे नगर आते हैं जो शहर ना होकर के
शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं उन्हें वैधानिक नगर भी कहा जाता है। और ऐसे में नगर निगम आ जाता है, नगर पंचायत आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है, छावनी बोर्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं, नगर क्षेत्र समितियां आ जाती हैं, ठीक। 111वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, ठीक है। तो दोस्तों प्रदेश से सटे 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन्होंने टोटल मिला के 9 दे दिया, लेकिन दिल्ली को हम राज्य नहीं कहते हैं, दिल्ली को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और सटे संख्यों के राज्य 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले एवं 18 संभाग मतलब मंडल है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से केवल 2 सही हो जाएगा। लेकिन इन्होंने आंसर में ए और बी दोनों आंसर दिया हुआ है, दोनों सही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिख करके बताइएगा दोस्तों। 112वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है, सही है, 7.3% है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है, सही स्टेटमेंट है, दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 113वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, ठीक है। 114वां है, हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू किया गया, तो झांसी से शुरू किया गया। हर घर पेयजल परियोजना जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है हर घर जल योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसकी स्थापना जिसको शुरुआत 2019 में की गई थी और 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 115वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है, तो धान तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। इससे देख सकते हैं कि तराई जल प्लावित क्षेत्र होता है, जल से भरपूर क्षेत्र होता है और धान को जल की आवश्यकता अधिक होती है। 116वां है, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित। दोस्तों बुंदेलखंड में जो क्षेत्र आते हैं वो कुल टोटल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर के 13 जिले आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं और मध्य प्रदेश से 6 जिले आते हैं, ठीक है। और ये जो बघेलखंड का क्षेत्र है मुख्यतः मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। इन्होंने आंसर दिया है, इसका आंसर सोनभद्र होगा, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये 7 जिले आते हैं उसमें ललितपुर आता है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट आ जाता है, ठीक है। ये 7 जिले आ गए, कौन कौन से, ललितपुर हो गया, झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर आ जाते हैं, ये 7 जिले हो गए। और जो बघेलखंड में आता है वो सोनभद्र आ जाता है और पूर्वी इलाहाबाद आ जाता है, ठीक है। तो सोनभद्र दोस्तों एक हिसाब से बुंदेलखंड के जो स्पष्टित लिखित जिले हैं उसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देके बताइएगा कि बुंदेलखंड में कितने जिले हैं और बघेलखंड में कितने जिले आते हैं। 117वां है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है, तो उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल जैसे देख लेते हैं हम लोग, गंगा नदी ऐसे बहती, यमुना नदी ऐसे बहती, तो नदियों के बहाव के अनुसार हम लोग देख सकते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, ठीक है। 118वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, सही है। राज्य ललित कला एकेडमी प्रयागराज में नहीं है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है, ध्यान देना है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, सही है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। 119वां, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है, नोएडा में है दोस्तों, ठीक है। 112वां है, रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है, वो क्षारीय मृदा को कहा जाता है। क्षारीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा मतलब जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और रेह या कल्लर मृदा का पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है, ठीक है। 121 महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है, तो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, आकाशगंगा की उत्पत्ति से, सौरमंडल की उत्पत्ति से, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत को ही बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1930 में किया था। 123 है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो सूर्य को 25 करोड़ का समय लगता है और सूर्य 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। 124वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ग्रह दोस्तों यूरेनस है, यूरेनस ग्रह हो गया तो पहले का दूसरा हो जाएगा। उपग्रह चंद्रमा है तो दूसरे का पहला हो जाएगा। और पुच्छल तारा, हैली नामक पुच्छल तारा जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। 125 है, चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। और चंद्रमा कब नहीं दिखाई देगा, जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। और पृथ्वी की छाया उस पर कब पड़ेगी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण दोस्तों, ठीक है।
126वां है बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहां जीवन भी संभव नहीं है, सत्य स्टेटमेंट है। यहां दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है। 127वां सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी। ठीक है। 128वां सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। डीमोस और फिगोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। 129वां कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य उपसमतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होते हैं, सही स्टेटमेंट है। और दूर संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, ये भी सत्य है। तो कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य हैं दोस्तों। ठीक है। 130वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं? दोस्तों इन्होंने आंसर दिया है 181, लेकिन जब हम ग्लोब पर देखते हैं, मान लेते हैं ये ग्लोब है, यहां पर 0 अंश की रेखा जा रही है। ठीक है, ये ऐसे जाती है 0 अंश इक्वेटर दोस्तों। ठीक है, ये से 0 अंश इक्वेटर जा रही है। अब यहां से अगर ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र, यहां से 1 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, यहां से 2 डिग्री, ऐसे 2 डिग्री, यहां से ऐसे 3 डिग्री, यहां से ऐसे 3 डिग्री, तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है। अब ऐसे 85 डिग्री यहां से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे मान लीजिए 86 आ जाएगा, यहां पर 87 आ जाएगा, यहां पर 88, यहां पर 89, और जब 90 आएगा तो एकदम 90 दोस्तों एकदम ऊपर पॉइंट पर तो आ जाएगा ना, 90 एकदम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा एकदम 90। तो जब 90 एकदम पॉइंट पर आ जाएगा तो यहां पर तो रेखा ऐसे खींची नहीं जाएगी, है कि नहीं? रेखा तो ऐसे खींची नहीं जाएगी। तो 90 क्या है? एक प्रकार का पॉइंट है। 90 क्या है? एक प्रकार का पॉइंट है। और 0 से लेकर के इधर 79 हो गया, और 0 से लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर 79 हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 9 9 18, 7 7 14, 89 हो गया। ठीक, 89 हो गया। ठीक है, 89 हो गया। तो 8 8 16 17, 178 ये हो गया, और 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, तो 179 इस हिसाब से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो 90 डिग्री बिंदु पर रेखा नहीं खींची जाती है, वो एक पॉइंट होता है और बिंदु रेखा नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमारे अनुसार आंसर 179 होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर इसका लिख करके बताइएगा। 131वां है आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, सत्य स्टेटमेंट है। अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होती है, ये भी सत्य है। तो कितने कथन, कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों कथन सत्य हैं। 132वां है ज्वालामुखी के सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है दोस्तों। ठीक है। 133वां है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक या पातालीय चट्टान कहते हैं। जब लावा के ठोस होने से पृथ्वी के अंदर जमता है तो पातालीय चट्टान हो जाएगा, और जब धरातल के ऊपर जमता है ज्वालामुखी चट्टान। ये शुरुआती प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं इसको। 134वां है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी इटली में अवस्थित है? तो इटली में दोस्तों एपिनाइन पर्वत अवस्थित है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर अवस्थित है। दिनांदिक आल्प्स दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये एड्रियाटिक सी के पूरब में स्थित है। और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड के ऊपर स्थित है। ये है दोस्तों यूरोप का मैप, ये इटली है, ये एपिनाइन्स पर्वत है। यहीं पर पो नदी है जिसको इटली की गंगा कहते हैं। ये डिनारिक आल्पस है दोस्तों। ठीक है, और ये पिरेनीज पर्वत है, ये फ्रांस है, ये स्पेन की सीमा पर है। ठीक है, और यहीं पर ये स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड के ऊपर ऐसे जूरा पर्वत है दोस्तों। ठीक है। 135वां स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य में पिरेनीज सीमा बनाता है। और ये देखिए यहाँ काकेशस माउंटेन है दोस्तों। ठीक है, ये काकेशस, यहीं पर जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान है, और यहीं पर ये काकेशस पर्वत उपस्थित है। ठीक है। 136वां है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है। तो सबसे शेष मतलब सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? समुद्रों में 97 डिग्री पर 97.5 डिग्री। शेष बचा 2.5% जो शुद्ध पीने का जल है। उसमें जो है कुछ जल बर्फ के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा लगभग 2% से ज्यादा बर्फ के रूप में है। और उसके बाद हिमनद, बर्फ और हिमनद के रूप में। फिर अलवड़ जल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? फिर अलवड़ जल सबसे ज्यादा भूमिगत पाया जाता है, 0.68%। ठीक है, तो उसके बाद वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में नहीं, अलवड़ जल झीलों और नदियों में नहीं, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जल समुद्रों में, महासागरों में लगभग 97.5%। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ग्लेशियरों में लगभग 2% हो गया। फिर भूमिगत जल 0.68% हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसके बाद हमको देखना है फिर झीलों में पाया जाता है।
भूमिगत जल के बाद झील में पाया जाता है 0.009%, ठीक है। और 9.9% क्या, 0.9% आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक है। और 0.009% क्या हो जाता है, ये झीलों में जल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और सबसे कम पानी नदियों में है 0.0001%। और नदियों से ज्यादा पानी तो दोस्तों वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में 0.001%, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। तो हमको ये आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर का ध्यान रखना है, और एटमॉस्फेयर और रिवर का ध्यान देना है। ये दोनों हम लोगों का अगर नहीं भी पता होगा तो भी हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, नदियों में सबसे कम है, उससे ज्यादा पानी एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और भूमिगत जल में सबसे ज्यादा पानी है, मतलब बर्फ छत्रकों के अलावा, बर्फ छत्रकों को छोड़ करके। भूमिगत जल फिर झील है, जल झील है, भूमिगत जल झील आ जाता है, ठीक है, राइमिंग वर्ड बन जाता है। 137वां, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय नितल का जब सबसे विस्तृत भाग हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो गहरे सागरीय मैदान है, ठीक है। महासागरीय गर्त जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया, ये तो गहराई होता है। और महासागरीय ढाल दोस्तों हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और महासागरीय मग्न तट दोस्तों ऐसे बनना हुआ होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। 138वां है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल में हमको ये चीज दिखाई देती है। और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलासिस कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो कुल उष्मा बजट को नहीं, पृथ्वी द्वारा अवशोषित उष्मा को नहीं, सौर विकिरण के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। और ये कितना है? 35% है, ठीक है। 140 है, इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा संवहनीय वर्षा भी उत्पन्न होती है। कौन से बादल? संवहनीय वर्षा उत्पन्न होती है कपासी वर्षी मेघ से, कपासी वर्षक बादलों से संवहनीय वर्षा होती है। 141वां, लोएस नम्य से किससे संबंधित है? तो लोएस दोस्तों पवनों के अपर्दन से बनती है लोएस मैदान। 142वां, पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं, सही बात है। प्रथम उच्चावच, द्वितीय उच्चावच, तृतीय उच्चावक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं, गलत है। कम ऊंचे पहाड़ियां हो जाती हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं पर्वत, ठीक है। तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। 143, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की दोस्तों ठंडी जलधारा क्यूराइल की जलधारा हो जाएगी, ओखोटस्क की जलधारा हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों नहीं हो जाएंगी, ठीक। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 144वां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। केवल 3 आंसर हो जाएगा। और ये आया था 1987 में, इसको हस्ताक्षर किया गया था 1989 में, भारत शामिल हुआ था 1992 में शामिल हुआ था, ठीक है। 145वां है, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है, क्या कहलाता है? तो उसको सिमूम कहते हैं, ठीक है। और सिराको कहते हैं जो अफ्रीका से, जो सहारा मरुस्थल से धूल भरी आंधियां भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, उसे सिराको कहते हैं। सामुन दोस्तों ईरान में चलती है, और शामल दोस्तों इराक और फारस में चलती है, ठीक है। 146 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लताएं लियाना या अधिपादप एपीफाइट्स इस बायोम की सर्वप्रमुख विशेषताएं। तो लियाना लताएं दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताएं हैं, ठीक है। इन वनों में मिलने वाले जीव हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर, सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कौन सी है? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन नहीं है, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय। लियाना की लताएं भूमध्य सागरीय वन भी नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसने दी थी? रीस ने दी थी, विलियम रीस ने। 148वां, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जिसको रियो 10 भी कहा जाता है, ठीक है, 2002 में हुआ था, ठीक। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित सतत विकास पर विशेष बल दिया था, उससे संबंधित है। 149वां है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं उसको। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है। 150वां है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो 95% से ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आने हैं, इसके एक्सप्लेनेशन से आने हैं, इसकी मैपिंग से आने हैं, इसको चारों ऑप्शन के कवरेज से आने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।